से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। और इस टॉपिक के अंदर हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पहले, मतलब ये टॉपिक स्टार्ट होता है कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट से पहले। तो कांग्रेस की स्थापना से, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी। आपकी एससीईआरटी की किताब में कुछ कुछ संस्थाओं के नाम दिया हुआ है, राजनीतिक संस्थाएं, ठीक। आपकी एससीईआरटी की बुक में कुछ कुछ संस्थाओं के क्या दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है। तो आपको वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ठीक है। सर 9 से 10 वाली क्लास नहीं होगी क्या? आज होगी, क्यों नहीं होगी, क्यों लगी तो है, वो लगी है क्लास, ठीक है। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। तो यहां से आपको कुछ कुछ संस्थाओं के नाम पूछे जाएंगे, ठीक है। यहां से कुछ कुछ संस्थाओं के नाम क्या होंगे, पूछे जाएंगे। बताइए, क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? कल का पीडीएफ नहीं है, क्या बात कर रहे हो यार? अपलोड तो कर दिया था, कर तो दिया था अपलोड। ठीक है, हाँ जी। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट देखो, 3 प्रेसिडेंसी थी ना, अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी थी। बंगाल, ठीक है। दूसरी प्रेसिडेंसी कहां थी भैया? बॉम्बे। दूसरी प्रेसिडेंसी कहां थी? बॉम्बे। और तीसरी प्रेसिडेंसी कहां थी? मद्रास में। तीसरी प्रेसिडेंसी कहां थी? मद्रास में। तो मैंने आपसे कहा था ना कि हर जगह पढ़ा लिखा मध्यवर्ग था, हर जगह क्या था? पढ़ा लिखा मध्यवर्ग था, ठीक है। कल जो मैंने क्लास ली थी, जो बोर्ड पे सारा लिखा था, उसी की पीडीएफ तो डाली थी आपको, कल रात में ही तो अपलोड किए घर से, ऐसा मत कहो यार, ठीक है। मैथ्स आयुष सर कब होती है क्लास? मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है उनका शायद 7 बजे होती है। तो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ठीक। तो इन सब जगहों पर अपने अपने क्या बने हुए थे? इंस्टीट्यूशन बने हुए थे, ठीक है। जैसे एक इंस्टीट्यूशन था जिसका नाम था बंग भाषा प्रकाशक सभा, बंग भाषा प्रकाशक सभा। एक इंस्टीट्यूशन था जिसका नाम क्या था? बंग भाषा प्रकाशक सभा, ठीक। पीआरटी वाले का कुछ कीजिए, क्या करना है भाई, क्या करना है पीआरटी वाले का? पीडीएफ आपको वहीं बगल में मिल जाती है, क्लास के बगल में अटैचमेंट लगी होती है, वहीं पर पीडीएफ मिल जाती है बेटा। तो बंग भाषा प्रकाशक सभा जो है वो 1836 में, 1836 में एस्टैब्लिश की गई। किसके द्वारा एस्टैब्लिश की गई? तो ये एस्टैब्लिश की गई राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, राजा राम मोहन रॉय द्वारा, ठीक। बंग भाषा प्रकाशक सभा किसके द्वारा एस्टैब्लिश की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक। अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनेंगे सब जगह पे। तो मैं पहले बंगाल का बताऊंगा, फिर बॉम्बे का, और फिर मद्रास का, वो नाम जो आपकी एनसीईआरटी में दिए, सॉरी आपकी एससीईआरटी किताब में दिए हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर ऐसी ही एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था, दूसरी संस्था जो बनाई गई उसका नाम क्या था?
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक, क्या नाम बनाया गया? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। हाँ, ये सब बंगाल वाली बता रहा हूं पहले। ये बनेगी 1851 में, ठीक है, 1851 में। एक मिनट रुक जाओ, पहले इसको नहीं करो, क्रम से करते हैं, ठीक है। दूसरी बनेगी लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक। ये संस्था बनेगी 1838 में, ठीक है। बंगाल में ही, कहां बनेगी? 1838 में बनेगी। कहां पर? कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में, कलकत्ता, ठीक। और इसके जो फाउंडर थे वो थे राधाकांत देव, राधाकांत देव, जेम्स प्रिंसेप, वही वाला जेम्स प्रिंसेप जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सक्सेस। बंगाल के नीचे लिखना है, हाँ बिल्कुल भाई, पहले बंगाल वाला बता रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं थी ना वहां पे, आपके पास तो है ना। मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी, आपके पास तो है ना, अभी पहले बंगाल वाला बता रहा हूं, ठीक है। तो कलकत्ता में बनेगी राधाकांत देव और जेम्स प्रिंसेप, और उसके अलावा देवेंद्र नाथ टैगोर। इसके अलावा इसमें कौन होंगे? देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक। सर ये क्लास 1 से 5 के लिए है, प्लीज बताइए। अब मैं कल समझा चुका हूं आप लोगों को कायदे से एकदम। इंडियन नेशनल मूवमेंट 1 to 5th में भी आना है, 9 10th में भी आना है, 11 12th में भी आना है। तो मैं तीनों के लिए एक साथ पढ़ा रहा हूं ये टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको डिटेल में पढ़िए। इससे आपको 10 से 15 सब तो कल बता रखे हैं बेटा, सब तो कल बता रखे हैं मैं। हाँ हाँ जी सिमू जी, नमस्कार नमस्कार, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। लो चलो, हम लोग शुरू कर रहे हैं टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कल मैंने कहाँ बात खत्म की थी? कल मैंने बात खत्म की थी कि कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट से पहले पूरे भारत में जगह जगह पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने थे, और इन सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनना था, एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बनना था, जो 1885 में कहां बनेगा? बंबई में बनेगा, जिसका नाम होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहले मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट से पहले कौन कौन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने थे। तो अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी थी, 3 मुख्य प्रदेश था अंग्रेजों का, कलकत्ता मतलब बंगाल, बंबई और मद्रास। तो तीनों में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बने, उनके नाम बता रहा हूं। पहले मैं आपको बंगाल वाला बता रहा हूं, फिर मैं आपको बॉम्बे वाला बताऊंगा, और फिर मैं आपको क्या करूंगा, कहां वाला बताऊंगा? मद्रास वाला, ठीक है। पता नहीं बेटा, मेरे को पता नहीं, मेरी तो क्लास हो रही थी, मैं नहीं जानता इस बारे में, ठीक है। क्लियर है? तो लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 कलकत्ता में बनेगी। अब हम पढ़ा लें आप लोगों की आज्ञा हो तो। फिर उसके बाद तीसरा नाम यहां पर क्या आ जाएगा? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तीसरा नाम क्या आ जाएगा? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इनमें से कुछ नाम आपकी एससीईआरटी में दिए हुए हैं, यहां से सवाल आ जाएगा, फिर मुंह बना लोगे, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये जो संस्था बनेगी, ये जो संस्था बनेगी, ये संस्था कहां बनेगी? तो ये भी बंगाल में बनेगी। ये भी कहां बनेगी? कलकत्ता में, बंगाल में,
ठीक है। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? राधाकांत देव। इसके फाउंडर कौन थे? राधाकांत देव, कलकत्ता 1851 में। और इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि इसके अंदर ज्यादातर जमींदार, इसमें अधिकतर जमींदार वर्ग के लोग थे। जमींदार वर्ग के लोग थे इस वाली संस्था में भी और इस वाली संस्था में भी। ठीक है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, लैंड होल्डर्स, लैंड को होल्ड करने वाले। और यहां भी क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? मैं बेटा हिस्ट्री पॉलिटी कराऊंगा, अब पढ़ लो अब चुपचाप। क्लियर है ये पॉइंट? बताइए। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, चलिए अब देखिए कि बॉम्बे में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। बॉम्बे में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन थी? तो बॉम्बे वाले में पहला नाम आता है इंडियन एसोसिएशन। बॉम्बे वाले में पहला नाम किसका आता है? इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। इस पर बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। इस पर बीपीएससी में क्या पूछा गया है? सवाल पूछा गया है। इंडियन एसोसिएशन, बीपीएससी में इस पे क्या पूछा गया है? सवाल पूछा गया है। ठीक, इसके अंदर सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इसके अंदर संस्थापक कौन थे? इसमें जो फाउंडर्स थे, संस्थापक थे, वो कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है सर, नोट्स कहाँ शेयर करते हैं आप? बेटा आपने एप्लीकेशन पे परचेस किया है ना कोर्स, तो आपको वीडियोस दिखती होंगी। वीडियोस के बगल में ही अटैचमेंट पिन जैसा लगा होता है, उसी पे पीडीएफ होती है। ठीक है, क्लास के बाद जब रात में घर जाता हूं तो सारी पीडीएफ एक साथ अपलोड करता हूं। ठीक है सर, आप जितना करा रहे हैं उसी को रिवाइज कर लेना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, तभी तो बोल रहा हूं भाई। सर मुझे बहुत टफ लग रहा है भाई। तो एक बात बताओ, नौकरी का पेपर है ना, 5 क्वेश्चन पूछ के नौकरी नहीं दे देंगे, मेहनत करनी पड़ेगी ना बेटा। घबराओ नहीं, पढ़ो आराम से। ठीक है, घबराओ मत, आराम से पढ़ो, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, कल वाली नहीं है तो मैं चेक कर लूंगा, अभी पढ़ा लूं। पढ़ाने आया हूं, पढ़ा लेने दो, अभी पढ़ा लूं। ये तीनों में जा रही है, 1 से 5 वर्ग में भी जा। तुम लोग सिलेबस बिल्कुल नहीं देखे हो क्या? कल पूरा समझाया, कल वाली वीडियो देख लेना। अब पढ़ा लेने दो भाई, मतलब हद हो गई। टीचर पढ़ाना चाह रहा, बच्चे पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, परेशान कर रहे हो, पढ़ने दो। ठीक है, अब पढ़ो, अब कोई नहीं बोलेगा बीच में। तो ये इंस्टीट्यूशन जो बनेगा, ये इंस्टीट्यूशन बनेगा 1875-76 में। क्यों? इसका नाम बाद में इंडियन लीग भी था और इंडियन एसोसिएशन, दोनों ही था इसका नाम। ठीक है, इसका नाम दोनों ही था। ठीक है, यही संगठन था, इसी संगठन ने, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने आईसीएस एज मूवमेंट चलाया था। आईसीएस एज मूवमेंट चलाया था। ये क्या है? आईसीएस एज मूवमेंट क्या है? आईसीएस एज मूवमेंट है इंडियन सिविल सर्विस। देखो अब ध्यान से सुनना बात को, अब ध्यान से सुनना बात को। इंडियन सिविल सर्विसेज की जब शुरुआत हुई थी
तो उसके अंदर आने के लिए रिटन पेपर लिया जाता था और इसमें इंडियंस जो है वो पेपर देते थे। ये जो एग्जाम होता था, इस एग्जाम को पास करके, जैसे आज की डेट में यूपीएससी का एग्जाम होता है, तो उसको पास करके कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, कोई आईपीएस ऑफिसर बनता है, कोई आईएफएस ऑफिसर बनता है, या सेंट्रल लेवल पे आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हैं। उसी तरह से अंग्रेजों के समय में ये एग्जाम होता था, आईसीएस ऑफिसर। तो हुआ ये कि जब इंडियंस जो है वो इस एग्जाम को पास करने लगे और एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंचने लगे, तो फिर अंग्रेजों ने देखा कि यार ये तो भारतीय जो है कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं सर्विस में, तो उन्होंने रोकना चाहा। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि देखिए ऐसा है, इस जो मूवमेंट है ना, ये जो सर्विस है, इसमें वही लोग आएंगे जिन्होंने 19 ईयर्स की एज तक क्या कर लिया होगा, अपना पढ़ाई कंप्लीट कर ली होगी। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 19 ईयर्स की एज के लिए प्रैक्टिकली क्या हो जाए, पॉसिबल हो जाए, ये नहीं है। पहले इसमें 21 साल थी, उसको घटा के 19 कर दिया गया और बोला पेपर कहाँ होगा, लंदन में होगा। आप इमेजिन कीजिए, बीपीएससी कल को एक नोटिफिकेशन निकाल दे और बोल दे कि हम ये टीचिंग एग्जाम इस बार का स्विट्जरलैंड में लेंगे, तो आप में से सारे लोग चले जाएंगे देने? नहीं जा सकते। तो जानबूझ के ऐसी प्रक्रिया बनाई गई कि इंडियंस जो है वो क्या करें, घुसे नहीं एग्जाम के अंदर। तो नेचुरल है कि इसके अगेंस्ट आवाज उठेगी या नहीं उठेगी, आवाज उठेगी या नहीं उठेगी? कुछ कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप ध्यान से क्लास को सुनो, कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। किताब ही लेना था, बुक की लेना था तो कोर्स काहे ज्वाइन किए थे? ज्यादा पैसा हम अपना अकाउंट नंबर दे दे रहे हैं, हमारे अकाउंट में भेज दो, पढ़ाई करो चुपचाप, ठीक है? तो उठेगी ना। तो इसके लिए ये मूवमेंट चलाया जाएगा। बाद में ये वाला जो डिमांड है, ये डिमांड एज इट इज उठ के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में चला जाएगा और इस डिमांड को कांग्रेस उठाना शुरू कर देगी, ठीक है? इसी संगठन ने आईसीएस एज मूवमेंट चलाया। यहां पर मैं आपको नोट करके एक बात बता दूं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस की पहली बैठक में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस की पहली बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे, कांग्रेस की पहली बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे। He did not participated in the first meeting of Congress, ठीक है? दूसरी बात, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, कल मैंने आपको बताया था कि जितने भी आप फ्रीडम फाइटर्स पढ़ते हैं वो या तो कोई बुक लिखेंगे, या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, या कोई न्यूज़पेपर चलाएंगे। कल बताया था मैंने, बताया था ना। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का एक तो न्यूज़पेपर था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का क्या था, न्यूज़पेपर था। न्यूज़पेपर का नाम था बंगाली, न्यूज़पेपर का नाम था क्या, बंगाली। पर याद रखना, बंगाली कौन सी भाषा में था, इंग्लिश में। और दूसरा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक बुक लिखी थी, तो बुक उनकी कौन सी थी, बुक का नाम था अ नेशन इन मेकिंग। बुक का नाम क्या था, अ नेशन इन मेकिंग, ठीक? यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्या कह रहे हैं इसके अंदर, कह रहे हैं कि भारत अभी भी बनता हुआ राष्ट्र है, इंडिया इज अ नेशन स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, यानी अभी पूरी तरह से हम लोगों के अंदर राष्ट्रवाद आया नहीं है, वो ये बात कह रहे हैं, ठीक है? तो बंगाली जो पत्रिका थी वो इंग्लिश में थी, बुक का नाम क्या था, अ नेशन इन मेकिंग। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? और चूंकि बात चली है इंडियन सिविल सर्विसेज की, तो आपकी एससीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि जो फर्स्ट आईसीएस इंडियन ऑफिसर थे, इंडियन ऑफिसर थे, क्या नाम था उनका, प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी, प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी, क्या नाम था उनका, तो उनका नाम था
सत्येंद्रनाथ टैगोर, उन्हीं के भाई थे रविन्द्रनाथ टैगोर के, तो नाम क्या था उनका? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक, तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, इसी तरह का एक इंस्टीट्यूशन था जिसका नाम था पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा। क्लियर है? अरे यार एक सेकंड, मैंने, तुम लोग इसीलिए कहता हूं शांत रहा करो, पढ़ाने दिया करो। तुम लोग ना परेशान करते हो जब, तो ऐसे ही गड़बड़ हो जाती है। अब बोलेगा नहीं कोई, चुपचाप पढ़ो। बॉम्बे। ठीक, तो बॉम्बे में पहला ऑर्गेनाइजेशन जो आपको जानना है वो है पूना सार्वजनिक सभा। इसका इंग्लिश में भी नाम यही है, इसका इंग्लिश में भी नाम यही है, पूना सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक का मतलब क्या है? सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनेगा 1870 में, और इसमें महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे प्रमुख आदमी होंगे। एमजी रानाडे। सार्वजनिक का मतलब होता है सभी का, बिल्कुल सही। इसका मतलब वो सारे लोग उसके अंदर आ सकते हैं। तो महादेव गोविंद रानाडे इसके अंदर थे, और इसमें एक और आदमी थे जिनका नाम था गणेश वासुदेवन, गणेश वासुदेवन जोशी, जीवी जोशी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, तो पूना सार्वजनिक है मतलब सबके लिए है ना, यानी इसमें कोई भी मेंबर बन सकता था। तो 1870 में पूना में ये इंस्टीट्यूशन बनेगा। यहां पे मैं आपको नोट करके एक बात बता देता हूं, महादेव गोविंद रानाडे को, एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का, एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात, सोक्रेटिस भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। ठीक, ठीक है, पूना से शुरू हुआ है बॉम्बे वाला, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको बोला गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। क्या बोला गया? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, पूना में प्लेग की वजह से नहीं हुआ। हाँ सुषमा पांडे जी बिल्कुल सही बात है, पर अभी बेटा ये 1870 में बना, अभी कांग्रेस को बनने में 15 साल है, थोड़ा रुक जाओ। अभी प्लेग फैला रहे हैं, थोड़ा रुको, 15 साल का समय है अभी। ठीक है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है ये कांग्रेस से पहले इसका गठन होगा, और इसमें होंगे फिरोज शाह मेहता। इसके अंदर फाउंडर कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी। यही सारे नाम तुमको कांग्रेस में मिलेंगे ना, यही सारे नाम तो मिलते हैं ना कांग्रेस में। बदरुद्दीन तैयब जी, और एक और व्यक्ति थे उनका नाम था केटी तैलंग, केटी तैलंग।
ठीक, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग। ठीक है, ये कब बनेगा? ये बिल्कुल उसके साथ साथ बना था और लेटर ऑन कांग्रेस के अंदर ही क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये बनेगा 1885 में। ठीक, 1885 में। क्लियर है ये पॉइंट? बताइए, क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? और मद्रास में एक इंपॉर्टेंट जो मद्रास में था, तो मद्रास का जो संगठन था उसका नाम है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा। ठीक, मद्रास महाजन सभा ये बनेगी, बहुत बढ़िया, 1884 में बनेगी। और कौन होगा इसमें, बताओ कौन होगा इसमें, बताइए। मद्रास महाजन सभा, तो इसमें थे वीर राघवाचारी, हाँ, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, वीर राघवाचारी, पी आनंद चार्लू एटसेट्रा। ठीक है, अब इसमें से याद रखना, एक तो ये पूछा जाता है, एक तो ये पूछा जाता है। ठीक है, एक तो ये पूछा जाता है। ठीक है, एक नाम और लिख देता हूं यहां पे, पी रंगैया नायडू। पी रंगैया नायडू, ये इसके अध्यक्ष थे। ये इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। इनको भूल ही गया था। एक तो ये वाला पूछा जाता है आपसे, बीपीएससी ने पूछा हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा हुआ है। ठीक, ये वाला सवाल बीपीएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा ये पूछा गया है संस्था बीपीएससी के द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी पे बिहार में सवाल आया हुआ है, इतना इतना आया हुआ है। ठीक है, तो यहां से बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, बिल्कुल आते हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि एक और संस्था जो है, हाँ बेटा, इंडियन एसोसिएशन वाला बंगाल का पार्ट था, बिल्कुल। एक और संस्था बनेगी 1884 में ही, इन सब से अलग। उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन। ये बनेगा 1884 में। ये कब बनेगा? 1884 में। ये इन सब से अलग है एक संस्था, ये बनेगी 1884 में। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे, इसके जो संस्थापक थे, इसके जो फाउंडर थे, वो फाउंडर कौन थे? वो फाउंडर थे एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। फाउंडर कौन थे? एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। ठीक है, फाउंडर कौन थे? एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। ठीक है, इसके पहले का पेज ये रहा भाई। ठीक है, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम जो है वो शिमला में इस समय थे, और शिमला में ही इन्होंने क्या किया? कांग्रेस बनाने की योजना बनाई। कांग्रेस बनाने की क्या की? योजना बनाई। लॉर्ड डफरिन और ए.ओ. ह्यूम के बीच एक बात होगी, और उस बातचीत में क्या होगा? उस बातचीत में क्या होगा? उस बातचीत में यह होगा कि ह्यूम एक प्रपोजल देंगे कि देखिए, इंडियंस का गुस्सा निकालना है अगर, तो आपको उनको बातचीत का मौका देना पड़ेगा।
तो हम एक ऐसी संस्था बनाते हैं जो भारतीयों की तरफ से सरकार से क्या कर सके, बातचीत कर सके। तो डफरिन बोलेंगे कि ठीक है, बात करो। तो शिमला में A.O. ह्यूम ने कुछ पढ़े लिखे इंडियंस जो मिडिल क्लास के लोग थे उनको बुलाया, उनसे मिले, उनसे प्रपोजल दिया कि ये प्रपोजल है। उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया और एक पार्टी बन गई इंडियन नेशनल यूनियन, और कहा कि अगले साल हम लोग पूना में इसकी क्या करेंगे, बैठक करेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली पूना में प्लेग फैला हुआ था। ठीक, अनफॉर्चुनेटली पूना में क्या हुआ था, प्लेग फैला हुआ था। नौशाद अंसारी पूछ रहे हैं सर पीडीएफ कब मिलेगा। आपके दिमाग में पीडीएफ को लेकर कोई एक अलग कुछ विचार है? आपको लग रहा है कि कुछ लिखा हुआ पीडीएफ मिलेगा, ऐसा पीडीएफ चाह रहे हैं क्या आप? प्रिंटेड वाला जो होता है, टाइप्ड वाला जो होता है, वो वाला पीडीएफ कह रहे हैं, या जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पीडीएफ की बात कर रहे हैं? पहले एक काम करते हैं, इस पॉइंट को यही क्लियर कर लेते हैं, भाड़ में गई कांग्रेस, उसके आगे बाद में पढ़ाएंगे। बताइए बताइए भाई, नौशाद अंसारी जी बताइए। अब जवाब नहीं आएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी क्लास नोट्स कैसे बनती है अभी लास्ट में दिखा दूंगा, वही आपकी पीडीएफ होती है। आगे बात समझ में? इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो करना है वो मैं कराऊंगा ना यार, ठीक है? अब पढ़ा लें दो। अब अगर कोई बोला बीच में तो यहीं खींच लेंगे, मारेंगे पकड़ के, दिमाग सही हो जाएगा। तो संस्थापक जो है वो कौन थे शिमला में? A.O. ह्यूम इसको बनाएंगे। तो क्या बोल रहा था यार मैं, हाँ, तो A.O. ह्यूम ने कुछ पढ़े लिखे इंडियंस को बुलाया कि भाई हम लोग एक ऐसी संस्था बना लेते हैं जिससे आप हमसे बातचीत कर सकें, अपने ग्रीवेंसेस रख सकें, अपनी शिकायतें हमारे सामने रख सकें। इंडियंस ने कहा ठीक है भाई, बना लीजिए। तो ये तय हुआ कि अगले साल 85 में क्या होगा, मीटिंग होगी। हम लोग पूना में एक मीटिंग करेंगे, पर पूना में प्लेग फैला था तो मीटिंग को लास्ट मोमेंट पर शिफ्ट करके कहां पहुंचा दिया गया, बॉम्बे पहुंचा दिया गया। चूंकि शिमला में इसकी प्लानिंग हुई थी, इसलिए एक सवाल आता है कि कांग्रेस बनाने की योजना कहां रची गई थी? तो प्लानिंग ऑफ कांग्रेस कहां हुई थी? शिमला में। शिमला में A.O. ह्यूम काफी समय तक रहकर उन्होंने इस पर काम किया था। यही वजह है कि A.O. ह्यूम को क्या कहते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। A.O. ह्यूम को क्या कहते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला बोलते हैं। शिमला का सन्यासी बोलते हैं, शिमला का सन्यासी बोलते हैं। शिमला का क्या बोलते हैं, सन्यासी बोलते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला बोलते हैं। ये भी SCERT की बुक में दिया हुआ है, ठीक है? अच्छा, इंडियन नेशनल यूनियन का जो नाम था, दादा भाई नौरोजी ने सजेशन दिया था। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम, यूनियन का नाम क्या कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है? क्या कर दिया गया? तो इंडियन नेशनल यूनियन जो आपका था, इंडियन नेशनल यूनियन जो था, इसका नेम चेंज हुआ, नेम चेंज हुआ और क्रेडिट दिया गया किसको, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या हो जाएगा नाम चेंज होके, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बताओ, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ये पॉइंट?
ठीक है। अब यहां पर जब हम आ ही गए हैं तो हम दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ बातें आपको बता देते हैं। दादा भाई नौरोजी जो है, इन्होंने भारत और ब्रिटेन दोनों में ही क्या किया था, ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड की थी। भारत में भी बिल्ड किया था और कहां किया था, ठीक है, भारत में भी बिल्ड किया था और कहां किया था, लंदन में भी। भारत में इन्होंने जो इंस्टीट्यूशन बनाया था, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उसका नाम था बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, और लंदन में इन्होंने जो बनाया था उसका नाम था इंडिया एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, 1856 में। कहां पर, लंदन में। ये चाहते थे कि लंदन में भारतीय जनमत को तैयार किया जाए, पब्लिक मेमोरेंडम क्या किया जाए, पब्लिक रेफरेंडम क्या किया जाए, तैयार किया जाए। एक तरह का पब्लिक सपोर्ट इंक्रीज करना चाहते थे लंदन में भारतीयों के लिए। लंदन में भारतीयों के लिए क्या करना चाहते थे, पब्लिक सपोर्ट इंक्रीज करना चाहते थे, इसलिए वहां भी इन्होंने ये पत्रिका निकाली थी। ठीक, इनकी दो पत्रिकाएं बहुत फेमस हैं। एक का नाम है रास्त गुफ्तार, ठीक है, ये फारसी भाषा में थी, पर्शियन में थी, ठीक है, पर्शियन में थी, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने इंडिया नाम का पेपर निकाला था। इंडिया पेपर जो था यह आपका किस में था, इंग्लिश में था। इंडिया पेपर किस में था, इंग्लिश में था। ठीक, इंडिया पेपर किस में था, इंग्लिश में था, ठीक है। इंडिया पेपर किस में था, इंग्लिश में था। और दादा भाई नौरोजी को कई सारी टाइटल भी दी गई है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, यह आपके एससीईआरटी में दिया हुआ है। इनको क्या बोलते हैं, इंडियन ग्लैडस्टन बोलते हैं, या ग्लैडस्टन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ग्लैडस्टन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है। एक मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूं, इनको मिस्टर नैरो मेजॉरिटी भी कहते हैं, इनको मिस्टर नैरो मेजॉरिटी भी कहते हैं। बताओ, क्लियर है, यहां से यहां तक क्लियर है। इनको मिस्टर नैरो मेजॉरिटी भी कहते हैं, ठीक। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दादा भाई नौरोजी पे पूछी जाएगी, मैंने क्या कहा था, या तो न्यूज़पेपर, या तो ऑर्गेनाइजेशन, और या तो बुक। तो दादा भाई नौरोजी ने जो बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था, बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, बुक का नाम क्या था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। अब अगर तुम इस किताब का नाम देखोगे ध्यान से, तो यहां पे तुमको दो वर्ड दिख रहे हैं, ठीक। एक वर्ड तुमको दिख रहा है पॉवर्टी, और दूसरा वर्ड तुमको दिख रहा है अन ब्रिटिश रूल। तो दादा भाई नौरोजी कह रहे हैं कि देखिए, जो ब्रिटिश रूल है ना, उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ब्रिटिश रूल में ही गड़बड़ होती, मान लो ब्रिटिश रूल ही खराब होता, तो फिर तो ब्रिटेन में भी परेशानी होती कि नहीं होती, ब्रिटेन के लोग भी परेशान होते, नहीं होते। अगर मान लो ब्रिटिश रूल में ही गड़बड़ होती तो ब्रिटेन में भी तो लोग परेशान होते। तो दादा भाई नौरोजी कह रहे हैं कि देखो, जब ब्रिटेन में रूल करता है तो उसका ब्रिटिश रूल रहता है, लेकिन जब ब्रिटेन इंडिया आ जाता है तो इंडिया में इसका रूल कैसा हो जाता है, अन ब्रिटिश हो जाता है। क्या मतलब है अन ब्रिटिश रूल से, कि ब्रिटेन जब इंडिया पर रूल करता है
तो वो प्रेस को फ्रीडम नहीं देता। याद करो, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कल पढ़े हो। ब्रिटेन जब ब्रिटेन में रूल करता है तो लोगों की इंडिविजुअल फ्रीडम छीनता है। ब्रिटेन जब ब्रिटेन में रूल नहीं कर रहा होता, इंडिया में कर रहा होता है, तो ब्रिटेन क्या करता है, लोगों के इंडिविजुअल फ्रीडम को छीनने का काम करता है। ब्रिटेन जब इंडिया में रूल कर रहा होता है तो इंडिया के रिसोर्स का इस्तेमाल ब्रिटेन के लिए करता है, जबकि करना उसको इंडिया के लिए चाहिए। तो चूंकि ये हमारे रिसोर्स को निकाल निकाल के अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से इंडिया लगातार क्या होता जा रहा है इंडिया लगातार क्या होता जा रहा है, पुअर होता जा रहा है। इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने इस किताब में क्या किया था, धन की निकासी का सिद्धांत दिया था। क्या किया था दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन की निकासी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था। तो धन की निकासी का सिद्धांत का मतलब क्या हो जाएगा कि भारत से पैसा निकाल निकाल के क्या किया जा रहा है, ब्रिटेन ले जाया जा रहा है। भारत से पैसा निकाल निकाल के क्या किया जा रहा है, ब्रिटेन ले जाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ पे एससीईआरटी में भी दिया हुआ है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक, आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। खैर, अब आते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कहां पर एस्टैब्लिश होगी, बॉम्बे में 28th of December to 31st of December 1885 में इसकी फर्स्ट मीटिंग होगी। इसकी क्या होगी, फर्स्ट मीटिंग होगी, पहली बैठक होगी, पहली बैठक। और इस पहली बैठक में जो अध्यक्ष थे, जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहली बैठक में अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, WC बनर्जी। और महासचिव कौन थे, महासचिव कौन थे, जनरल सेक्रेटरी कौन थे, तो महासचिव कौन थे, महासचिव थे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम। ठीक है, ये जो पहली मीटिंग चलेगी ये एक स्कूल में चलाई जाएगी जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक,
तो नोट करके क्या लिखेंगे कि पहले यह मीटिंग पूना में होनी थी, परंतु वहां पर प्लेग फैल जाने के कारण इसे बॉम्बे में आयोजित किया गया। ठीक, तो वहां पर क्या हो गया, पूना में प्लेग फैल गया, तो इसलिए उसे क्या किया गया, आयोजित किया गया। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, ठीक। कांग्रेस की पहली बैठक में 72 प्रतिनिधि 72 रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल थे, जिन्हें 72 बहादुर कहा जाता है। ठीक, 72 बहादुर कहा जाता है। ठीक है, 72 बहादुर कहा जाता है। ठीक, 72 बहादुर इनको कहा जाता है। ठीक है, कांग्रेस की पहली बैठक में बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था, जबकि सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रतिनिधि मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव जबकि सर्वाधिक प्रतिनिधि भाई बॉम्बे में मीटिंग हो रही है तो बॉम्बे में ही तो होंगे ना, बॉम्बे से थे, जबकि सर्वाधिक प्रतिनिधि कहां से थे, बॉम्बे से थे। ठीक है, तो लगभग 38 लोग थे जो कि बॉम्बे से थे, 38 लोग थे जो कि बॉम्बे से थे। ठीक है, इस समय बॉम्बे का गवर्नर, तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे, तो बॉम्बे का गवर्नर था लॉर्ड रे। ठीक, कौन था, लॉर्ड रे। पहले अध्यक्ष के पद पर इसी को बिठाने की बात हुई थी, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये नहीं बन पाएगा, तो फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया जाएगा। और इस समय या कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस की स्थापना के
समय गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। हु वॉज द गवर्नर जनरल? लॉर्ड डफरिन। सर वॉइस इज नॉट क्लियर, नेटवर्क इशू। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बिल्कुल सही, वॉइस भी बिल्कुल सही आ रही है, नेटवर्क भी बिल्कुल सही आ रहा है। एक बार रिफ्रेश करके देख लो। सर 72 बहादुर क्या है? कुछ नहीं, जो 72 लोग आए थे ना, जो 70 रिप्रेजेंटेटिव्स थे ना, उन रिप्रेजेंटेटिव्स को निकनेम दे दिया गया। उन 70 रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या कर दिया गया? निकनेम दे दिया गया। ठीक, क्या कर दिया गया? निकनेम दे दिया गया था। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? 72 बहादुर कहलाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, चलिए, तो फिर ये थी कहानी कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट की। अब 1885 से जो प्रोसेस शुरू होगा, तो कल पहला फेज इसका पढ़ोगे 1885 से 1905 तक का, कल इसका फर्स्ट फेज पढ़ोगे। वॉयसराय या गवर्नर सेम है? हाँ हाँ, एक ही है, आप वॉयसराय कह लो, गवर्नर कह लो, सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1935 के एक्ट में जाके वॉयसराय को फिर से गवर्नर जनरल बोलने लगे थे। ठीक है, पिछले वाले पेज को एक बार दिखा दीजिए। ये लो, पिछला वाला पेज। अब आज तो हम आपको लिख लिख के पढ़ाए हैं, पर अब अगली क्लास से पहले से लिखा हुआ रहेगा, हम समझाते हुए चलेंगे, क्योंकि ज्यादा लिखेंगे नहीं, हाथ में फिर दर्द होने लगता है, बहुत सारी क्लास होती है। ठीक है, तो समझना है चीजों को। ठीक है, क्लियर है? चलिए फिर आज के लिए इतना ही। सर एक रिक्वेस्ट है, बात सुन ले। बोलो बोलो, बोलिए, सुषमा पांडे जी बोलिए। आज का फर्स्ट पेज दिखा दीजिए। फर्स्ट पेज ये रहा। क्या? क्या था सुषमा यार, तुम्हारा मैसेज निकल गया बहुत तेजी से, देख नहीं पाया। ठीक है सर, प्लीज इस क्लास का हैंड आउट सेट कर दिए। पीडीएफ लगा तो रहा हूं, वही चीज है, दे दूंगा, हैंड आउट के तौर पे दे दूंगा। ईवीएस का क्लास कब से होगा? अब यार मुझे नहीं मालूम है ईवीएस के क्लास के बारे में, मैं पूछ लूंगा। ठीक है, हाँ ईवीएस की क्लास का पूछ लूंगा। चलो मैं देख लेता हूँ, जियो का भी देख लेता हूँ, पूछ लूंगा मैं। लिख के पढ़ाने से ज्यादा समझ में आता है, जान ले लो मेरी। ठीक है ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई जैसा आप कहें।